बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो चंद बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से है, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे पहले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को धमकियाँ दी गईं और जब धमकियों से बात ना बनी तो फिर सदर साहब की मिन्नत समाजत शुरू कर दी गई। अब ये पहले धमकियाँ, फिर मिन्नत समाजत, वो भी सदर पाकिस्तान की। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर जो चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल का अचानक आर्मी चीफ के साथ खुफिया रब्ता, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल हैं जो आप नाज़रीन सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। उनकी डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिछले चंद रोज़ से खबरें चल रही हैं कि डंडा चल गया, डंडा चल गया। और डंडा चलने के बाद हमने देखा कि डॉलर का रेट भी नीचे आया, क्योंकि डॉलर की स्मगलिंग भी हो रही थी, डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही थी और चीनी के रेट भी ऊपर जा रहे थे, पर लगे हुए थे। तो जब डंडा चला तो चीनी की कीमतों के पर भी कट गए, चीनी की कीमतें भी नीचे आना शुरू हो गई। उसके साथ साथ नाज़रीन, जो रियासत को जो मसला दरपेश था वो बिजली चोरी का है। ये जो IMF के साथ पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए जाता है और IMF शर्त रखते था कि आप बिजली और गैस की कीमतें बढ़ा दें, उसकी मेन वजह यह है कि बिजली की जो कीमतें हैं, जो बिजली आप बेचते हैं आवाम को, उसकी रिकवरियाँ नहीं हो पाती थी, यानी लीकेजेस हो रही थी रिकवरियों के हवाले से। तो IMF ने कहा कीमतें बढ़ाएं। कीमतें थोड़ी सी बढ़ी तो बिल ज़्यादा आए, आवाम चीखने लगे। तो फिर ये फैसला किया गया कि बिजली चोरों पे हाथ डाला जाएगा। अब बिजली चोरों पे हाथ डाला गया, कोई MNA पकड़ा गया, कोई MPA पकड़ा गया, पर्चे दर्ज हो गए। मुझे नाज़रीन एक DI खान के एक शहरी हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और साथ मैंने कहा कि यहाँ पर जो लोकल सहाफ़ी हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि हम ये बिजली की चोरी के हवाले से ख़बर नहीं चलाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो नहीं चलाते तो हम चला देंगे। अब इन साहब ने जिन्होंने मुझे ख़बर दी है, उनकी डिटेल शेयर करने से पहले, डेरा इस्माइल खान नाज़रीन, उन शहरों में, उन इलाकों में ये एरिया आता है जहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा चोरी है, जहाँ पर लोग बिजली इस्तेमाल तो करते हैं, बिल नहीं देते, और फिर जो बिल नहीं देते, जो बिल अदा करते हैं, वो अदा करने वाले बिल ना देने वालों के भी बिल अदा करते हैं। यानी चोरी एक करता है, जो बिजली का बिल अदा करता है उसको चोरी वाले का बिल भी अदा करना पड़ता है। तो उस जनाब ने मुझे जो भेजा, हमारे एक साथी ने, उन्होंने कहा कि गर्मियों में DI खान में वापडा एहलकार, यानी जो डंडा जो चलाने का आर्डर यहाँ से आया सो आया, लेकिन जो एक्शन लेने वाले हैं, जो जाके बिजली की चोरी रोक रहे हैं, चोरी होने वाले जो मीटर पकड़े हैं, घर पकड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, उनसे मुतल्लिक खबर दी है। कहा है कि गर्मियों में DI खान में वापडा एहलकार 10, 20, 30 हज़ार मंथली लेके घरों पर डमी मीटर लगाते हैं। अब ये चेक करने वाली बात है कि ये गर्मियों में होता कैसे है डमी मीटर लगाना। डमी मीटर पर 30-40 यूनिट से ज़ायद नहीं चलते। मुआहदे के मियाद 6 माह गुजरने के बाद असल मीटर लगा देते हैं, यानी 6 माह का मुआहदा होता है गर्मियों का सीज़न का। जैसे गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है, वो डमी मीटर जो गर्मियों के सीज़न में लगा के महीने के 30-40 यूनिट दिखाए जाते हैं, उस मीटर को उतार के फिर असल जो मीटर है वो लगा दिया जाता है। और फिर इस संगीन जुर्म में मीटर रीडर, लाइनमैन, क्लर्क, SDO समेत तमाम एहलकार मुलव्वस होते हैं। नाज़रीन, ये जो साहब जिन्होंने हमें यह खबर भेजी है, बिल्कुल दुरुस्त खबर है। ऐसा होता है, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मीटर को डेड कर दिया जाता है, गर्मियाँ आने पे डेड कर दिया जाता है और उस डेड मीटर के ऊपर रीडिंग डालते जाते हैं जो सर्दियों से चली आ रही होती है, एवरेज उसके ऊपर डाल के नॉर्मल सी आपका मीटर डेड पड़ा होता है, यूनिट चल नहीं होते। लेकिन जैसे गर्मियों का सीज़न ख़त्म होता है, उस मीटर को तोड़ दिया जाता है, या ऐसे नहीं किया जाता तो फिर जैसे कहते हैं कि आजकल तस्वीरें भी आ गई हैं, तो तस्वीरें आपने खींच के बिजली की मीटर की रीडिंग करनी है, तो उसमें फिर इसका हल ये निकाला गया जो अभी हमारे दोस्त बता रहे थे, जिसका मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया, कि डमी मीटर लगा दिया जाता है। रीडिंग पूरी दिखाई देती है कि पहले क्या थी अब क्या थी, लेकिन बाद में उस मीटर को चेंज कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर भी जहाँ डंडा चला है, तो डंडा इन लोगों के ऊपर, जो मीटर रीडर है, लाइनमैन है, SDO है, इनके खिलाफ ही मीटर चलना चाहिए, डंडा चलना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, जहाँ डंडे की खबरें चल रही हैं, तो डंडे की खबरों में फ़ेक न्यूज़ भी आना शुरू हो गई। यानी ऐसी फ़ेक न्यूज़ के आप उसको पढ़ें, जो इंसान थोड़ी सी समझ बूझ रखता है, जो पढ़ के अंदाज़ा कर सकता है कि ये झूठी खबर है, लेकिन जो आम लोग हैं
जो नहीं समझते उनके लिए तो वो खबर है। वो कहते हैं हाय पाकिस्तान के साथ ये हो रहा है, इतनी लूटमार की गई, इतनी लूटमार नून लीग ने की, पीपी ने की, इतनी लूटमार फिर इमरान खान ने की। अब जो मैंने होशियार रहने का जिक्र किया अपने थंबनेल के ऊपर, ख़तरा अवाम होशियार रहें, ये नाज़रीन मामला ये है कि कल से मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट जो कि एक्स ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स किए गए। अब ट्वीट्स मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक तो नाज़रीन कहा गया इत्थे रख जियो हाफिज़ साहब, यानी मुद्दा हाफिज़ साहब पे डाला। FIA की बड़ी कार्रवाई, इमरान नियाज़ी के फ्रंटमैन मलिक फ़याज़ के घर लिया के तहखाने से 200 अरब अमरीकी डॉलर और 67 अरब रुपया पाकिस्तानी रुपया बरामद। अब ये 200 अरब अमरीकी डॉलर बरामद हुए तो ये मिन्नत समाजत किसके लिए की जा रही है? FIA ने बरामद किए थे तो दिखाने थे ना, छुपा के क्यों रख लिए? पाकिस्तान का तो कर्जा भी 200 बिलियन डॉलर का नहीं है, इससे तो पाकिस्तान का कर्जा भी अदा हो सकता है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के ममालिक को कर्जा भी दे सकता है। और ये किसने किया है? ताहिर मुगल साहब हैं, मुस्मिक नवाज़ के नाम से इनका कोई अकाउंट है, उनके ट्विटर अकाउंट से हुआ है। दूसरा नाज़रीन सुने, मोहम्मद इंतज़ार साहब हैं, चीमा साहब हैं, इंतज़ार चीमा साहब। FIA की बड़ी कार्रवाई, इमरान नियाज़ी के फ्रंटमैन मलिक फ़याज़ के घर लिया के तहखाने से 200 अरब अमरीकी डॉलर और 67 अरब रुपया पाकिस्तानी बरामद। यानी उस वही ट्वीट इन्होंने कॉपी करके डाल दिया और ये भी इसमें तस्वीरें लगा के, मतलब कोई बंदा सोचे भी सही है, 200 अरब रुपया, 200 अरब अमरीकी डॉलर। यार ये छोड़ना है तो चलो, झूठ भी फैलाना है तो चलो वो फैलाओ जो लोग मान भी लें। बस जो आया तो आवाम ऐसे लोगों से, अगर डंडा चल रहा है तो ऐसे लोगों से भी होशियार रहें जो डंडे के चलने के दौरान, इन कार्रवाइयों के दौरान जो है वो फेक न्यूज़ फैला के आवाम को जो है वो उनके जो जहन है उनको आलूदा करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है। ये खबर तो आपके साथ हमने शेयर की। अगली खबर है नाज़रीन, जो चीफ जस्टिस की राब्ता हुआ आर्मी चीफ के साथ। इस हवाले से नाज़रीन पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है कि चीफ साहब जो हैं वो रिटायर्ड होने वाले हैं और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 16 सितंबर को मुकम्मल होगी और 17 को नामज़द चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपने मनसब का हल्फ उठा लेंगे। और जब बंदियाल साहब ने मनसब संभाला था तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से मसाइल का सामना था। अब वो जो मसाइल थे उसके ऊपर आपको याद होगा कि 28 जुलाई पिछले साल 28 जुलाई 2022 को एक इजलास हुआ जिसमें 5 जज साहबान के नाम पर गौर किया गया, लेकिन वो नाम अप्रूव ना हो सके, वो नाम रह गए। मैं रिजेक्ट भी नहीं कह रहा, मैं मुस्तरद भी नहीं कह रहा, मैं मौखर भी नहीं कह रहा, वो नाम अप्रूव होने से रह गए। अब उसके बाद ये हुआ कि फिर एक और इजलास हुआ जुडिशल कमीशन का, उसमें वो नाम हो जाते हैं, उसमें 3 नाम हो जाते हैं। अतर मिनल्ला साहब का हो जाता है, शाहिद वहीद साहब का हो जाता है और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब का हो जाता है। अच्छा, वैसे नाज़रीन आपको यहाँ पे बता दें कि ठीक है, हसन अज़हर रिजवी साहब और शाहिद वहीद साहब जूनियर जज से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, लेकिन हमने जो इनके अदालत में बैठ के प्रोसीडिंग को जैसे ये देखते हैं, जो सवालात करते हैं, जो केसेस को सुनते हैं, उनके जहनों में सवालात आते हैं और फिर आर्गूमेंट को जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, इनके जो रिटन जो फैसले हमने पढ़े हैं, बहुत अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे जज हैं। लेकिन हुआ ये कि फिर बाद में ये दोनों जज साहबान अप्रूव हो गए, 3 वैकेंसियाँ सुप्रीम कोर्ट में भर गईं, बाकी 2 वैकेंसियाँ रह गईं। और ये भी एजाज़ रहेगा बंदियाल साहब का, आप नेगेटिव्स लें या पॉजिटिव लें, कि एक सीट जो है इनके चीफ जस्टिस होते हुए ये फिल ना कर सके। मुसर्रत हलाली साहबा भी सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए बन गई क्योंकि मुसर्रत हलाली साहबा का नाम पहले नहीं दे रहे थे, जैसे नाम आया जुडिशल कमीशन में कसरत राय के साथ उनका नाम अप्रूव हो गया। अब एक नाम रहता है, 16 जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम करें, 17वां जज इसलिए नहीं लगा रहे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। और ये 2010 से लेकर जब 18वीं तरमीम पास हुई उससे लेके आज तक ये हमने दूसरी मरतबा देखा, एक मरतबा आयशा मलिक साहबा के मामले पे गुलजार साहब चीफ जस्टिस से, और दूसरा बंदियाल साहब के दौर में, यानी तकरीबन कोई 10-12 साल के बाद कि चीफ जस्टिस बेबस हो गया और जज अपॉइंट करने के सिलसिले में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब मैं एक ये वीडियो क्लिप है आपको सुना देता हूँ, ये सुने नाज़रीन। थोड़ा सा आप उस डिस्कोर्स को बेहतर कर लेते, वो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने नहीं किया। तो जो आपने इसमें लिखा है ना, आई एम सॉरी, मुल्क के अंदर बड़े बड़े जय्यद कानूनदान बैठे हुए हैं हजूर,
आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, आप कैसे कह सकते हैं नहीं था सर? और ये जजमेंट ये एंकर हैं मुनीब फ़ारूक, और मुनीब फ़ारूक वो जो अभी चंद रोज़ पहले चीफ साहब का फ़ैसला आया है ना आर्डियोली कमीशन के हवाले से कि मैं रिक्यूज़ करूं रिक्यूज़ ना करूं, मेरा बेंच मेरा फ़ैसला, उस पर जिस तरह से जो तबसरे सोशल मीडिया पे किए गए उस हवाले से बात करें। लेकिन आगे चल के बारी हम बात कर रहे हैं मुनीब फ़ारूक साहब के ये ऑर्डर लिख के आपने खुद को एक्सपोज कर दिया है। तो चीफ जस्टिस साहब, ये मैं आपको बता दूं, ये फैसले आप नहीं करेंगे कि आप कितने अच्छे जज हैं और क्या आप, क्योंकि आपने खुद लेकर आए हैं हुक्म इलाही को, आपने इसके अंदर रिप्रोड्यूस किया है, बताया है कि हुक्म इलाही क्या है। तो हुक्म इलाही क्या है, ये फैसला भी आप ये नहीं कर सकते कि क्या आप हुक्म इलाही पे मुकम्मल तौर पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। ये फैसला पर किसी और से करवाएं, उससे करवाएं जो समझता है। ये जो हमारे चीफ साहब जो हैं फ़ैसलों में कुरान आयात का हवाला दे के, अल्लाह ताला के फ़रमान का या इस तरह का इस्लामी टच दे के उसमें चीज़ें बयान करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, उस हवाले से मुनीब फ़ारूक साहब ये कह रहे हैं कि अल्लाह के फ़रमान का जो आप जिक्र करते हैं उसका फ़ैसला भी किसी और ने करना है, आप नहीं करेंगे कि आप जो कह रहे थे, जो कर रहे थे, क्या वो हुक्म रब्बी के ऐन मुताबिक था, हुक्म खुदा ताला के ऐन मुताबिक था, उस पर बात कर रहे हैं। क्या आपका कॉन्डक्ट दुरुस्त है या नहीं है। ये आज का जो फैसला आपने दिया है ये बिल्कुल इंसाफ के टच स्टोन्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता, और ये फैसला भी याद रखा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सब बात शुरू होती। मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये बात मैं अपने व्लॉग में भी कह रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कहूँगा। आप मुझे कंटेम्प्ट में बुला लें, किसी को बुला लें। अब जो बात करने जा रहे हैं बड़ी अहम बात है मुनीब फ़ारूक साहब की, और साथ में बात करने से पहले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे कंटेम्प्ट में बुला लें। मैं व्लॉग में भी कर रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम में भी करूंगा, और की होगी इन्होंने। आगे सुने। वही किधर चला गया। क्या आपने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर जब बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, क्या आपने बाजवा साहब से जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में लगवाने के लिए सिफारिशें नहीं करवाई शहबाज शरीफ साहब को? इसके दो लोग कह चुके हैं मीडिया के ऊपर, उन्होंने आके ऑन रिकॉर्ड कहा है। फॉर्मर जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारड़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर, इन दोनों को कंटेम्प्ट में बुलाएं। मुझे बुलाएं पहले तो कि मैंने आपकी तौहीन कर। अब उन्होंने फिर एक और चैलेंज दिया कि मुझे भी बुलाएं, आजम नजीर तारड़ को बुलाएं, राना सनाउल्लाह को बुलाएं। आपने जो ये जो जज साहबान हैं, बड़े फाजल जज साहबान हैं, लंदन जज साहबान हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, हसन अजहर रिजवी साहब हैं, आपने इनकी जो तकर्री है वो चूँकि आपकी जुडिशल कमीशन में अक्सरियत नहीं थी, आप पहले नाम इनके अप्रूव नहीं करवा सके, फिर आपने दोबारा से जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया, आपने बाजवा साहब के साथ रब्ता किया, बाजवा साहब को आपने फोर्स किया, उन्होंने हुकूमत से कहा, तो ये अटारनी जनरल और उसके साथ साथ जो आपको वोट मिला आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर कानून का, ये बाजवा साहब के कहने पर मिला। यानी अब जुडिशल कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हो रही थी बंदियाल साहब के होते हुए, बंदियाल साहब हेड थे जुडिशल कमीशन के, वो बाजवा साहब के इन्फ्लुएंस के साथ हो रही थी। अब ये जो जज साहबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहब हैं, बंदियाल साहब हैं, इनकी क्या ज़िम्मेदारी है, इनका हलफ क्या है? आइन को प्रोटेक्ट करना है, आइन को प्रिजर्व करना है, आइन को में दिए गए बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर एक आर्मी चीफ के कहने के ऊपर आप खुफिया उनके साथ रब्ता करके उनके साथ मतलब उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आप अगर जूनियर जज साहबान अपनी पसंद के लगवाएंगे, तो फिर क्या ये आइन का प्रोटेक्ट हो रहा है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, आइन का दिफा हो रहा है, या लोगों के कैसे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत हो रही है? आगे सुने नाज़रीन क्या कह रहे हैं। फिर इन दोनों को बुलाएं। मैं कहता हूँ इन दोनों लोगों ने आके कहा था, अगर ये दोनों लोग कहेंगे मैं झूठे हैं, मैं आपसे कोर्ट में माफी मांगूंगा, लेकिन अगर आप इस बात पर खामोश हैं, इसका मतलब है आपने जजी कर रहे हैं, आप वहां पर बैठ के सर आप अपनी मर्जी के जज लगवाने के लिए सियासतें कर रहे हैं। हजूर आर्मी चीफ से कह के जुडिशल कमीशन के अंदर या पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर अपने नाम के ऊपर मोहरें लगवाते हैं अपने फेवरेट जजेस के ऊपर कि उनको। ये सुन लें जी, अब मुनीब फ़ारूक साहब क्या कह रहे हैं, इंतहा कर दिया उन्होंने कहा कि ये आप जजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जजी नहीं, आप सियासत कर रहे हैं। आर्मी चीफ को कहलवा के आप जुडिशल कमीशन में और पार्लिमानी कमेटी में अपने मर्जी के जजेस के नामों पर ठप्पे लगवा रहे हैं, मोहरे सब्त करवा रहे हैं, उनकी मंजूरियां करवा रहे हैं, और आप खामोश बैठे हैं। कोई आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, मैं भी कह रहा हूँ, आपने कोई नोटिस नहीं लिया, बुलाएं मुझे कंटेम्प्ट के नोटिस में। तो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कैसे मामला चले बंदियाल साहब के दौर में, और फिर कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई,
और कैसे फिर जो जजेस की अपॉइंटमेंट ना हो सकें। अब यहाँ पे कल हमने एक वीलॉग किया, उसमें हमने तमाम का तमाम डाटा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हासिल किया। 2-2.5 घंटे के मैंने रिसर्च की, तहकीक करके वो सारी चीज़ें सामने रखी। अभी मेरे पास 2022 का डाटा रहता है जो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की खबर, रिवर्स इंजीनियरिंग से मुतल्लिक वो ख़बर भी आपके साथ शेयर करना रहती है। क्या राब्ते पैक्ट और क्या जो है वो कनेक्शन चल रहे हैं, राब्ते चल रहे हैं, ये ख़बर अगले वीलॉग में शेयर करनी है। लेकिन बात यह है कि जो दोस्त ये कह रहे थे कि मैंने कुछ उसमें बाइस किया, कोई तासुब किया, उसमें क्या तासुब था? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से निकाल के ये डाटा आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि 32 आइनी दरख्वास्तें आई सुप्रीम कोर्ट में। 32 में से 29 दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की थीं, 3 दरख्वास्तें आम लोगों की थीं, एक गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, एक सुप्रीम कोर्ट बार की वकला का आपस का झगड़ा था, एक हाजी मूसा खान का था। बाकी 29 दरख्वास्तों में जो 7 फैसले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में गए। इसके अलावा जो बाकी बचे, जो पटिशन 7 में से 22 बाकी बची, उनमें से एक 9 दरख्वास्तें प्रैक्टिशनर प्रोसीजर बिल के हवाले से थी, उस पर स्टे ऑर्डर करके रोक दिया गया। वो भी फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुंचा, इमरान खान के लोगों को पहुंचा। ऑडियो कमीशन को रोक दिया गया, वो भी फ़ायदा इमरान खान साहब को पहुंचा। इसके अलावा बाकी केसेस का अगर फैसला नहीं हुआ तो वो भी फ़ायदा डायरेक्टली इंडायरेक्टली चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ, उनकी जमात, उनके रहनुमाओं को पहुँचा। इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत सारी दरख्वास्तें, ये अगर कोई कहता है कि बाकी दूसरी साइड से दरख्वास्तें नहीं आई, दूसरी साइड से दरख्वास्तें आई थी लेकिन वो ऑब्जेक्शन रख के वापस होती रहीं। मिसाल के तौर पे एक पिंडी के रहायशी, उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई कि जो इमरान खान साहब ने असम्बली तहलील करवाई है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, सूबाई वज़रा तो रजामंद नहीं थे और ये अवाम का पैसा था। वज़ीर आला ने अपना सवाबदीदी अख्तियार डिक्टेशन के ऊपर इस्तेमाल किया, आइनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। असम्बली तोड़ने वालों से रकम वसूल की जाए तो वो तो पे पटिशन नहीं लगी। इसी तरीके से इनामुर रहीम साहब एक पटिशन लेके आए थे कि जो 29 लोगों का इमरान खान साहब के दौर में ट्रायल हुआ, सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से वो केस सुने, उसको भी इसके साथ लगाएं। उस दरख्वास्त पे भी नंबर नहीं लगा। और बज़ाहिर ऐसा लगता है नाज़रीन, ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रब्ता किया गया, बाजवा साहब के जाने के बाद जो बंदयाल साहब के रिलेशनशिप ख़त्म हुई, जो इख्तलाफात हमने देखे अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन नज़र आए इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि पहले तो ज़ाहिर सी बात आप देखें ना कि इस्टेब्लिशमेंट के इस्तेमाल करके आपने 2 जज लगवा लिए, बाद में आप जज नहीं लगवा सके। तो अब मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी ग़ालिबन एक अंदाज़ा है, एक राय है, एक तासुर है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें अभी आई थी 9 मई के वाक़यात के बाद, उसको भी वहाँ पर ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। लेकिन वहाँ से जवाब दिया गया पिंडे से कि आप अदालत हैं, जो फ़ैसला करें सो करें, हम उसको देख लेंगे। जो भी फ़ैसला होगा उस पर क्या करना क्या नहीं करना, वो जब फ़ैसला आएगा तब देखेंगे। तो ये भी बातें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।